हमारे साथ आपकी जो टॉड की क्लास बाद में लेंगे सुब्रत, वो भी है, और हमारे साथ प्रशांत भाई भी हैं जो मेरे साथ मतलब हम सेम सेक्शन में सेकेंड ईयर में। और आपकी क्लास सौरभ लेंगे। सौरभ, स्टार्ट कर लो। तो जैसा भैया ने बताया, मेरा नाम सौरभ है। ठीक है, मैं सीएलसी में हूँ। तो मैं आज आप लोग को 1 मिनट स्क्रीन शेयर हो तुम्हें। हाँ, हेलो। विजिबल। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। तो आज मैं ये आप लोग को मर्डर कल्पेबल राइट मतलब चैप्टर 16 और 17 करा देता हूँ आप लोग को। मतलब जितना हो पाता है, पहले 16 जितना हो जाएगा, 17 में जितना हो पाएगा वो करा दूंगा। ठीक है। तो अभी मतलब मैं फर्स्ट टाइम इतने बच्चों को फेस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शुरुआत में आप लोग को दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आवाज आ रही है भैया? तो ये आप लोग को देखिए, पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि ये चैप्टर 16 है। ठीक है, चैप्टर 16 डील्स करता है ह्यूमन बॉडी से, मतलब ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो फर्स्ट 299 सेक्शन आता है, सेक्शन याद करने की जिसको याद करना होगा मैं बता दूंगा पर्टिकुलरली। ठीक है, याद सेक्शन क्या मतलब जो सेक्शन नंबर है वो याद करना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला जो आता है कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, इसमें जो है आप लोग को डिफिनीशन और इसके बारे में नहीं देखना है ज्यादा, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल फैक्ट या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इलस्ट्रेशन ही डायरेक्ट दिया होगा। अगर प्रिंसिपल फैक्ट दिया होगा तो उसमें भी इलस्ट्रेशन ही दिया होगा, तो आपको सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप लोग पार्शियल लगा रहे होंगे तो उसमें देखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब कल्पेबल होमिसाइड होता है। कल्पेबल होमिसाइड एक क्या बोलते हैं, कल्पेबल होमिसाइड में जो पहला मतलब इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देखिए कि ए जो है, ए लेज अप स्टिक एंड कट्स ओवर अ पिट, मतलब एक गड्ढे के ऊपर स्टिक और वो भूसा रख देता है। ठीक है, विद इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, कॉज डेथ और द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, देयर बाय। तो जेड एक होता है, जेड एक आता है उसको, 1 मिनट रुकिए। जेड एक बंदा आता है, तो वहां पे वो देखता है कि फर्म है, मतलब बराबर है, और उसपे जैसे ही करता है वो गिर जाता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे जो है ए लाइबल होगा फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल है। वैसे ही जैसे बी इलस्ट्रेशन है कि ए को पता है कि बी जो है, ए को पता है कि जेड बिहाइंड द बुश है, लेकिन बी को नहीं पता है। तो ए इंटेंशनली जो है बी को इंड्यूस करता है कि फायर करे उसके पीछे, फायर करे। तो यहाँ पे जो है बी जो है कोई भी ऑफेंस के लिए मे नॉट बी गिल्टी फॉर एनी ऑफेंस। ठीक है, लेकिन जो ए है वो गिल्टी होगा फॉर द कल्पेबल होमिसाइड। इतना आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। भैया थोड़ी एकदम स्क्रीन बड़ी हो सकती है क्या? अच्छा, 1 मिनट बिकॉज इट्स नॉट विजिबल। भैया स्क्रीन बड़ी कर दो बस एक बार प्लीज। आप सही है? थोड़ी सी मतलब नहीं, थोड़ी सी और एडजस्ट करिए। हाँ हाँ सही थोड़ी है सी। सही है भैया। हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है। सर एक बार में कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है यही बता दीजिए। कल्पेबल होमिसाइड मतलब कल्पेबल होमिसाइड एक तरीके से मतलब जैसे मर्डर, मतलब वध, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपराधिक मानव वध, मतलब मर्डर टाइप में होता है। तो इसमें क्या है, causing death होता है by the intention to cause death और intention to cause such a bodily injury that is likely to cause death। ठीक है, मतलब तीन यहाँ पे तीन चीजें हैं कि इंटेंशन टू कॉज डेथ है, या फिर इंटेंशन टू कॉज सच अ कॉजिंग सच अ बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है कि नॉलेज, ऐसा नॉलेज है कि दैट नॉलेज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब इसको अगर मैं डिटेल में अगर आप लोग को समझाऊंगा तो इसके लिए 2-3 केसेस हैं, उसको समझाना पड़ेगा। तो उसमें डिफरेंस दिया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। तो इतना आप लोग डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर का काम है। ठीक है, और भाई जो डिफरेंस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है। और बस ये याद रखिएगा कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, बट एक मिनट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, रीजनिंग या फिर कहीं पे भी वो आ सकती है। तो
तो इसमें थर्ड इलस्ट्रेशन जो दिया है, थर्ड इलस्ट्रेशन आपको विजिबल है? हेलो, हाँ जी हाँ Yes. विजुअल है। यस भैया। हाँ, तो जो थर्ड इलस्ट्रेशन जो दिया गया है, थर्ड इलस्ट्रेशन में ये दिया गया है कि एक को ये मतलब ये फाउल जो थी टाइप का बोल सकते हैं कि ये चिड़िया, तो उसको मारना, उसको स्टील करना था, तो उस इंटेंशन से मारता है, उस पे उसकी वजह से बी किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर, जो बी था वो वहां पे था नहीं, तो उस वजह से जो ए होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों इलस्ट्रेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या, कहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड है, कहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद मर्डर, मतलब जो कल्पेबल होमिसाइड होता है उसी को अगर उसमें चार कंडीशन ये मर्डर की अगर जोड़ देंगे तो वो कल्पेबल होमिसाइड में अगर चार कंडीशन मर्डर की जोड़ देंगे तो वो मर्डर में फॉलो हो जाएगा। इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये इंटेंशन टू कॉज देते हैं, इसको फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट बोलते हैं इसको। सेकंड, मतलब ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ पार्ट। तो इस कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो मर्डर में हो जाएगा, जो कल्पेबल होमिसाइड है वही मर्डर में हो जाएगा। तो यहीं से निकला है कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड और नॉट मर्डर बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें कुछ एडअप होगा तब वो मर्डर में चेंज होगा जाके। ठीक है, तो इसमें इसमें जो फर्स्ट, मतलब इतना आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन पे अभी ध्यान देना है, इसमें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में इतना डिटेल में जाने का, डिफरेंस और समझने का जरूरत नहीं है। भैया बाकी 4 कंडीशन बता दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, 4 कंडीशन बता दीजिए। अच्छा सुनो, देखो जो फर्स्ट कंडीशन है, जैसे जो फर्स्ट कंडीशन है वहां पे इंटेंशन टू कॉज देते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो कल्पेबल होमिसाइड में, इसको अगर समझना है तो ए बी पार्ट, मतलब केस लॉ में ये जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें जैसे ये हो गया, एक इंटेंशन टू कॉज, सॉरी, विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये फर्स्ट पार्ट इसमें मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इंटेंशन टू कॉज सच अ बॉडली इंजरी टू कॉज डेथ, ये सेकंड पार्ट हो गया। विद द नॉलेज, ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, इसी को कंपेयर किया जाता है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट, इसको समझ लो, जो विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, मतलब ये मान लेंगे। सेकंड वाले, ये इंटेंशन टू कॉज सच अ बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक बार आप लोग को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बताना। एक मिनट, तो ये जो फर्स्ट पार्ट उधर ए बताया है वो इसके साथ कंपेयर हो जाता है, इंटेंशन टू कॉज इट। जो बी, ये 2 है और 3 है, वो बी के साथ कंपेयर हो जाता है, और 4 वाला जो है वो सी के साथ कंपेयर हो जाता है। बस इतना जानिए अभी, मतलब मैं बता सकता हूँ लेकिन वो काम का नहीं है आपके, ये इतना जानिए। और एक मिनट, मेरे साथ एक और बैठे हैं जो मतलब इनको मेरे दोस्त से मिले हुए जिनसे, वो थोड़ा सा इनको हाँ 299 और 300 का देना चाहेंगे, फिर आगे तुम कंटिन्यू कर देना। बस 5 ठीक है, मिनट ठीक है, करना चाहते हैं। ठीक ठीक है, है, ठीक है। ओवर टू यू दीपेंद्र। ऑन क्लियर करा दो उसको ऊपर। 299 लगा देना भाई। सौरभ थोड़ा स्क्रॉल कर दो ऊपर तक। हाँ बस याद रखिए। Hello class, I am Dipendra and we are going to discuss about culpable homicide. So as the provision says, whoever causes death. So the first thing is कंटिन्यू। that there must be a homicide. So it clearly says whoever causes death. The resultant should be death. And by what? By doing an act with intention of causing death. So the first intention here is that it should be an intention of causing death. So what is intention here? Intention means a desire plus foreseeability of consequences. First of all, the accused or the convict person, he must have a desire to kill that person, and he also knows what are the consequences of that desire. For example, if you pick up a gun and shoot someone, then we can clearly say from that act. 1 मिनट, कोई हैंड, किसी कुछ पूछना है क्या? करण,
कंटिन्यू। So I was giving an example. For examples, a person A, if he picks up a gun and shoots someone, then there's a clear intention that he's going to kill that person, because we can prove that by his actions, which is he's taking a weapon which can cause a injury which is most likely to cause death. Okay, so that is a part one intention. And then the second intention, which is with the intention of causing bodily injury as is likely to cause death. So here the intention is to cause the bodily injury. Here intention is not that you're going to clear cut intention that you're going to kill that person. Here the intention is causing a bodily injury as is likely to cause death. So the difference between the first part intention, which is of causing death, and the other part intention, which is of causing bodily injury as is likely to cause death, is that in the first one there's a clear cut intention from your side or from the circumstances that you are going to cause death. And in the second one, it is that you are causing a particular bodily injury which may result in death. For example, you can take someone picks up a gun, again that gun example, and shoots on B's foot. Then you cannot impute that he's clearly going to kill that person. But there's a probability that if he do not get any medical support or something at relevant time, then he might die. So this might die is as is likely to cause death, which is of lower probability. And the other one is knowledge. In law we say knowledge is equivalent to awareness. For example, if you uh, take a car and you drive it with a speed of over 100 kilometers per hour, or you can say around 200 kilometers per hour, then in case of any brake failure or in case of any misfortune, uh, there will always be a probability that accident might occur. I mean, not might, there will be a damn sure probability that accident will occur. So that is knowledge, your awareness. What are the consequences of an act, which they forms the part of knowledge. So here keywords is intention of causing death, that is clear cut intention. And the second one is less of a lesser degree, that is intention of causing bodily injuries as is likely to cause death. And the third one is knowledge, which is your awareness, that you are aware of the consequences which might happen from your actions, and they corresponds to the uh, relevant sections of the murder provision under section 300. So in 300, first of all you have to consider this line: culpable homicide is murder. It is saying that if there's a culpable homicide that might result in murder, if it falls under any of these, that is firstly with intention of causing death, it corresponds to same with the first part of the section 299, that is intention of causing death. And the second part is if it is done with intention of causing such bodily injuries as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom harm is caused. So we loosely called it as Bhibhishan wala case. In as everybody would know that in Bhibhishan वाले केस में क्या हुआ था कि विभीषण को पता था कि रावण को किस पर्टिकुलर जगह पे मारोगे तभी वो मरेगा. So that is secondly. And the third one is that is
The third part is bifurcated into two parts. The first one is subjective part, whereby you look into whereby the courts look into the intention of the person. So it says like, if it is done, the act is done. Here it means the act. If the act is done with the intention of causing bodily injury to any person, so there must be a bodily injury on the body of the victim. And the second part is, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. So that bodily injury intended to be inflicted. So what is the meaning of this phrase? The bodily injury intended to be inflicted. So that bodily injury must contemplate to the bodily injury which the accused has intentionally caused to that person on the body of that victim. And the second part is objective one, which is to be decided from the medical practices, that whether this bodily injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death or not. फॉर एग्जाम्पल जैसे पोस्टमार्टम से पता चलता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ. सो कॉज ऑफ डेथ इज डिसाइडेड इन द सेकंड वन, एंड दैट कॉज ऑफ डेथ वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ऑर्डिनरी केस में बंदा मर ही जाएगा. जैसे किसी को गोली मार दो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो मर जाएगा, और अगर वो मर जाता है ऐसे में तो हम इसे कहेंगे दैट इट इज that it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. And the fourth clause is, if the person committing the act knows, so here imputes the knowledge, and that it is so eminently dangerous. I mean, the act which the accused has did is such of a nature of high gravity that it is so eminently dangerous. जैसे कि कोई बॉम्ब वगैरह किसी पे फेंक देना, या फिर कोई कैनन से शूट करना, जैसे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है इसमें, या फिर भरी हुई भीड़ में कार चलाना 100-200 की रफ्तार से. ऐसी चीजें जो कि एक कॉमन मैन सोच सकता है, रीजनेबल प्रूडेंट मैन सोच सकता है कि इससे किसी की डेथ हो सकती है, इससे कोई serious repercussions आ सकते हैं, then that act would be so eminently dangerous. And it says again, in all probability. So the probability of this knowledge is so high, rashness is so high to cause death or such bodily injury as is likely to cause death. And the important thing here is that commit such act without any excuse of incurring the risk of causing death or injury aforesaid. So here the important thing is to be noted that there is no excuse, no reasonable excuse. Without having any excuse and any cause for doing that act, the person did that act. स्क्रॉल करो इलस्ट्रेशन में. सौरभ, इलस्ट्रेशन एक दो बताओगे? हाँ, या फिर किसी को डाउट हो तो डाउट बता देता हूँ. किसी की डाउट है पूछ लो दोनों. सर मुझे ही डाउट है सर, मुझे अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में इंटेंशंस है. ओके. मतलब सिंपल भाषा में बता दो कि एक बार ये मेजरली डिफरेंस है, मतलब क्योंकि वो दोनों सिमिलरली लग रहे हैं मुझे. हाँ, सब बड़ा इशू. जैसे अगर तुम देखोगे 299 1 और 301 दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, क्योंकि उसमें भी इंटेंशन टू कॉज डेथ है, इसमें भी इंटेंशन टू कॉज डेथ है. ठीक है. फिर उसके बाद अगर तुम 299 2 पे आओगे, दैट इज इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरीज एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो उसमें इंटेंशन डेथ की नहीं है. उसमें जो अक्यूज्ड है उसकी डिजायर है टू किल, नॉट टू किल, टू कॉज बॉडीली इंजरीज. अब बॉडीली इंजरी कैसी भी हो सकती है, चोट मारना जैसे कहते हैं हिंदी में, कि उसकी डिजायर चोट मारने की है केवल, और उस ऐसी चोट
जो डेथ में रिजल्ट कर जाए। तो अब 299 में क्या है कि ऐसी चोट हो जिससे कि डेथ हो सकती है, उसमें केवल इतना कहा गया है ऑफ अ लेस सेवियरिटी। जैसे कि मान लो किसी के पेट में किसी ने चाकू भोंक दिया, तो क्या लगता है मर तो जाएगा ही, बच भी नहीं, सकता है। जरूरी नहीं है। रिपीट प्लीज रिपीट। हाँ, बच सकता है। बच भी सकता है। बच भी सकता है, मर भी सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। 50-50 भी कह सकते हो, 60-40 भी कह सकते हो, 70-30 भी कह सकते हो। तो वो फॉल करेगा 299 के बी पार्ट में। और उसके बाद सेम इसी एक्ट को जब तुम मर्डर में लेके आओगे, तो उसमें इंटेंशन हम ऐसी देखेंगे कि जो बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट की है, सबसे पहले वो बॉडीली इंजरी ऐसी होनी चाहिए जो इन्फ्लिक्ट की है। जैसे मान लो किसी ने किसी के पेट में चाकू मारना चाहा और गलती से उसके पैर में लग गया या उसके चेस्ट में लग गया, तो वो उसकी इंटेंशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड। जो बॉडीली इंजरी मारनी चाही वही मिली और वही लगी, तब हम इसे कहेंगे कि ये सेकंड केस में आ रहा है, नहीं तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा एक्सीडेंटल केस का। और फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वो कोर्ट डिसाइड करती है उसमें। जब हम इसके क्या बोलते हैं 300 के सेट थर्डली में आते हैं, तो उसे कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट डिसाइड करेगी मेडिकल ओपिनियंस पे, क्या वो इंजरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में डेथ कॉज कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। अगर कर सकती है देन इट वुड बी अ मर्डर, अगर नहीं कर सकती होगी देन इट वुड नॉट बी अ मर्डर। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि किसी ने किसी को, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, रियलिटी नहीं है ये, ऐसे मान सकते हो जैसे कि किसी ने किसी को शूट किया और उसके शोल्डर पे जाके बुलेट पॉइंट लगा, बुलेट रिफ्लेक्ट की, लेकिन जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी, उसमें ये लिख के आया कि इस चोट से ये बंदा नहीं मर सकता है, ऑर्डिनरी केस में तो नहीं मरेगा। तो जो एक्यूज्ड है वो 300 से तो बच जाएगा, बट 299 में फंस जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी 304 में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। सर ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बंदा पहले ही मर चुका है। कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड हो चुका है, ये बस मर्डर नहीं होगा। मर्डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने ऐसी चोट मारी जिससे कि उसकी डेथ नहीं हो सकती थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, लेकिन हो गई इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, असलियत में नहीं होता ऐसा। या फिर जैसे मान लो ये अगर रियल सिचुएशन लेनी है तो ऐसे ले लो कि किसी ने किसी को शूट किया और केवल डराने के पर्पज से किया, इंटिमिडेशन के पर्पज से किया और पैर में गोली मार दी, अगला बंदा मर गया। तो अब जो उसने किया है वो पहले फॉल करेगा 299 के सेकंड पार्ट में कि विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। तो पहली चीज कोर्ट चेक करेगी कि भाई बॉडीली इंजरी है कि नहीं है, तो इसका आंसर मिलेगा हाँ है, पैर पे बॉडीली इंजरी है, गोली लगी है। फिर उसके बाद कोर्ट देखेगी कि लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है। तो तुमने पैर पे गोली मारी है किसी के, ब्लीडिंग हुई है, जहर फैल सकता है, तो लाइकली टू कॉज डेथ भी है। अब तुम इसके बाद आगे बढ़ोगे तो कल्पेबल होमिसाइड तो हो गया ये, अगर कुछ नहीं होगा तो कल्पेबल होमिसाइड तो हो गई होगा। अब तुम देखोगे मर्डर है कि नहीं है, तो कोर्ट उसके बाद आगे आएगा। अब तुमने इसको सेकंड में कंटेम्पलेट किया है तो उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन होता है सेकेंडली या थर्डली। अब सेकेंडली में ये होता है कि विभीषण वाला केस है, उसमें जो अक्यूज होगा उसे पता होगा कि इसको इस जगह पे मारेंगे। जैसे विभीषण को पता था कि रावण को उसकी नाभि में ही मारोगे तभी मरेगा, तो वो वैसा वाला केस होता है उसमें सेकेंडली में कि एक्यूज को पता है कि इसको इस पर्टिकुलर जगह पे मारना है तभी मर जाएगा। तो वो कुछ रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, उसके केसेस आप लोग को नॉर्मली नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मोस्टली फॉल करते हैं वो होते हैं तुम्हारे थर्डली वाले। ठीक है सौरभ, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सौरभ हो, हेलो सौरभ। हाँ भैया। आप इसके आगे कंटिन्यू करो, वो समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, इसमें और जानना हो आपको एक वीडियो भी दे देंगे, एक नोट्स भी दे देंगे।
इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन कई लोग कह रहे थे तो इसलिए ये बैठा था, मैंने इसको भी कह दिया। तो सौरभ ने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, बाकी सौरभ कंटिन्यू करो। तो इसमें इलस्ट्रेशन जो ए है, तो ये बताता है कि इंटेंशन टू कॉज, जैसे अभी भैया ने बताया था कि फर्स्ट पार्ट, तो इंटेंशन टू कॉज डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है। जैसे ए शूट जेड विद इंटेंशन टू किल हिम, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मर गया वो, तो वहां पे डायरेक्ट ए जो है कमिट्स मर्डर में आ जाएगा। जो बी वाला पार्ट है कि ए नोज दैट, एक मिनट, वन, ए नोइंग दैट जेड जेड को कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो उससे हो रहा है और उसको पता है, तो उस टाइम पे अगर कोई मारता है, बॉडली इंजरी देता है, उस कॉन्सिक्वेंसेस से कोई पर्सन है वो मर जाता है, तो वो गिल्टी होगा मर्डर के लिए। लेकिन अगर यहीं पे दूसरी चीज है कि उसको पता नहीं है कोई भी डिजीज है, तो वो मारता है, तो वहां पे मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। But if A not knowing that Z is laboring under any disease give him a blow, would not ordinary course of nature to kill a person found mistake, then तो यहाँ पे जो है person will would not be guilty of murder। तो ये बी वाला इलस्ट्रेशन बोलता है। सी वाला क्या बोलता है? सी वाला की मतलब सफिशिएंट, जैसे अभी थर्ड पार्ट भैया ने बताया है, थर्ड पार्ट में कि सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आ जाता है, तो वो मर्डर में आ जाएगा। तो ये इंटेंशनली गिव जेट शॉर्ट कट एंड वुंड सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, जेट डाइज इन कॉन्स्टेंट, हियर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। तो ये सी वाला इलस्ट्रेशन, आप लोग को इलस्ट्रेशन पे मतलब पूरा ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब जो प्रिंसिपल फैक्ट वाले आएंगे तो डायरेक्ट यहीं से आएगा, तो अपने साइड से दिमाग नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट जो आएगा वो उस अकॉर्डिंगली ही करना है। अगर मर्डर बोल रहा है तो मर्डर ही उसको करना है, कल्पेबल होमिसाइड में आ रहा है पेबल होमिसाइड का ही। अब जो फोर्थ पार्ट भैया ने बताया था कि फोर्थ पार्ट जो है, तो वहां पे यहाँ पे देखो, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज, विद एनी एक्सक्यूज, एक क्राउडेड एरिया में कोई पर्सन अगर कैनन या फिर कुछ भी फायर आयर करता है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी और इमिनेंट डेंजर भी है ये, तो इमिनेंट डेंजर भी है और वहां पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि वहां पे कॉज डेथ हो जाएगा। तो ये जो है पर्सन जो है वो गिल्टी होगा मर्डर के लिए। ये चारों इलस्ट्रेशन समझ में है? जी भैया। जी भैया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब केस जो है मर्डर में फॉल कर रहा है, तो मर्डर में फॉल कर रहा है तो उसके भी 5 एक्सेप्शंस हैं कि वो मर्डर फिर से कल्पेबल होमिसाइड में भी जा सकता है। 5 एक्सेप्शंस हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन जो बात करता है कि अगर कोई मतलब मर्डर किया गया है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से किया है, ग्रेव here deprive of power of self control by grave and sudden provocation। जब भी इसमें किया जाएगा तो वो जो मर्डर किया गया है वो वापस से कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। बस इसमें इतना जान लीजिए कि जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन बात करता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया जाएगा और जिस पर्सन ने दिया है उसी पर्सन को मारना होगा, या फिर दूसरे पर्सन अगर उसकी वजह से मारा है तो एक्सीडेंटली वो होना चाहिए। अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि ए जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैसिव एक्साइटमेंट ऑफ बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्ड वाई। जेड को नहीं मारा है, वाई को मारा है। वाई जो है वो जेड का चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे मर्डर के लिए लाइबल होगा, क्योंकि अगर जेड को मारता तो वहां पे मर्डर के लिए लाइबल नहीं होता, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता वो। तो फिर उसमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि वाई गिव्स वन मिनट, वाई gives great sudden provocation to A on provocation fires a pistol neither intending nor knowing। यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल हो रहा है, यहाँ पे मतलब एक्सीडेंटल हो रहा है तो वहां पे कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन जो है ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड अबेलिस, A is excited to sudden and violent passion of by arrest and kill Z। ये मर्डर के लिए लाइबल होगा क्योंकि वहां पे एक मिनट 1 मिनट मैंने कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे ये देखोगे एक मतलब इसके भी एक्सेप्शन दिए हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी ड्यूटी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है तो वो करता है, तो वहां पे जो है मर्डर के लिए लाइबल होगा। अगर सडन प्रोवोकेशन मतलब कोई अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है और तब तुमने सडन प्रोवोकेशन दिखाया तो वो कल्पेबल होमिसाइड में वापस नहीं जाएगा।
तो ये उस इलिस्ट्रेशन की बात करता है, ठीक है। भैया जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे जो पुलिस वाला था वो लॉफुल उसको अरेस्ट कर रहा था। एक मिनट दिखाता हूँ, लॉफुली अरेस्ट कर रहा था ना, उसे लॉफुली अरेस्ट कर रहा था, तो उसको सडन प्रोवोकेशन हुआ उसको अरेस्ट की वजह से, तो वहां पे मर्डर के लिए लाइबल हुआ है सी इलस्ट्रेशन। क्योंकि कोई लॉफुली अगर कर रहा है उसकी वजह से अगर सडन प्रोवोकेशन और वो सब होता है तो वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, अगर कोई लॉफुल पर्सन कर रहा है। ओके भैया। डी इलस्ट्रेशन बात करता है कि ए अपीयर्स एज अ विटनेस before judge a magistrate. Judge says that he does not believe a word of the A's deposition. तो ये बता रहा है कि कोई विटनेस वहां मजिस्ट्रेट के पास गया है, तो उस वर्ड पे वो, एक मिनट, जो विटनेस है उसको उसके वर्ड को वो ले नहीं पा रहा। एक मिनट, ये अस्सी भैया इसको लेंगे डी वाले को। हेलो सर कुछ बोल रहे क्या? डी वाला एक बार बोल दीजिए इसको। मिनट रुकना, आवाज नहीं आ रही, कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। डी वाला इलस्ट्रेशन एक बार समझा दीजिए। डी वाला, ठीक है, लो सर डी वाला। For example, in this D illustration, it says that A appears before Z. Z is a magistrate, and it's a court proceeding where Z says to A that you are a witness, and I do not believe any of the words of whatever you said. You are a false man. You are saying you are lying in front of me. You are wasting the time of the court. So what happens? A gets fit of anger, and he decides to kill Z in sudden passion because Z said those derogatory words to A. So this will be a murder. It will not fall under the exception 1 of sudden passion. Why? Because it is a judicial proceeding in which it is a job of a magistrate to believe or not to believe on the disposition of a witness. He can say that I do not like your wordings, I do not believe them, I believe that they are completely false. So it is a discretion of a person who is doing his job lawfully. So he cannot make an excuse to kill that person and say that he's a lawful servant and he's fulfilling his lawful obligations, whereby he said that I do not believe your words. फॉर एग्जाम्पल जजेस हमेशा कह देते हैं किसी विटनेस से कि भाई नहीं आ रही तेरी बात समझ में, नहीं मुझे सुनना तुझे, मुझे लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। तो इसको तुम एक वजह नहीं बना पाओगे मर्डर करने के लिए, ये सडन पैशन है। तो ये वही कहता है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा होता है तो जो डिस्क्रिशन होता है उसका, वो उसे लॉफुली एक्सरसाइज कर सकता है। इसे तुम सडन पैशन नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट का राइट है कि वो किस विटनेस की डिस्पोजिशंस को माने या ना माने, उसे रेलेवेंट करे या ना करे। दैट इज हिज लॉफुल ड्यूटी। समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करो सर। तो इलस्ट्रेशन जो बात करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो भी चीज होना चाहिए वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ही होना चाहिए, मतलब विद द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है कि ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेट्स नोट, ठीक है।
तो उस उसके जेड जो है उन द एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज करता है, तो उसी टाइम पे वो उसको मतलब किल कर देता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा, हेलो क्या बोल रहे हो? नहीं, सर वो बीच गलती में से वॉइस ब्रेक हुई थी। नहीं नहीं सही है, तुम्हारा एंड से नेटवर्क देख लो, यहाँ तो सही है, कंटिन्यू करो सौरभ। तो यहाँ पे जो है जेड को वो किल कर देता है, जेड को किल कर देता है, तो यहाँ पे मर्डर के लिए लाइबल होगा, क्योंकि इन द प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इज जो थिंग जो होनी चाहिए वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है तो तुम उसको मार दोगे जाके, मतलब स्लाइटली कोई थप्पड़ मार रहा है तुम उसको मार दोगे, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये इलस्ट्रेशन कहता है। ठीक है, Z strikes B and B is by this provocation excited to be a violent rage A bystander intending to, देखो यहाँ पे मतलब ये है पर्टिकुलरली कि दूसरा बंदा जो है बाई स्टैंडर्ड जो ए है वो उसका एडवांटेज लेता है और बी को जो है नाइफ पकड़ा देता है, तो नाइफ पकड़ा देता है उस सेंस में वो जेड को मार देता है, जेड को मार देता है। तो यहाँ पे जो है बी विल बी लाइबल फॉर द ओनली फॉर कल्पेबल होमिसाइड, जिसने चाकू दिया है उस बंदे को, मतलब बी बंदे को, तो वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। ये एफ तक समझ में आए? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। ना सर समझ गई। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 2 है। एक्सेप्शन 2 जो बात करता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जैसे अभी ई वाला बताया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्री मेडिटेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब पहले से अगर सोच के रखे हो कि मानना ही कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां पे यूज करना है, इस टाइप में अगर करते हैं तो गुड फेथ में हमेशा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड इफ द ऑफेंडर इज एक्सरसाइजिंग इन गुड फेथ, गुड फेथ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मिला है उससे ज्यादा कुछ एक्सीड कर देता है, ज्यादा कुछ एक्सीड करता है लेकिन गुड फेथ में करता है, तो वहां पे जो है जो मर्डर में जो फॉल होने वाला था लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल हो जाएगा। बाकी थर्ड एक्सेप्शन बात करता है कि ये पब्लिक सर्वेंट के पास जो पब्लिक सर्वेंट जो है अगर एक्सीड कर देता है राइट ऑफ प्राइवेट, मतलब जो उसको पावर मिली है उससे ज्यादा अगर एक्सीड कर देता है, लेकिन अगर गुड फेथ में करेगा, अगर बैड फेथ में करेगा वो मर्डर के लिए लायबल होगा। अगर गुड फेथ में कोई भी पावर जो उसको दी गई है उससे ज्यादा वो एक्सीड करता है तो वो जो है मर्डर जो था वो कल्पेबल होमिसाइड में ही चेंज हो जाएगा। ये थर्ड एक्सेप्शन बोलता है। ठीक है, फोर्थ एक्सेप्शन बोलता है द कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, जहां पे प्री मेडिटेशन नहीं होगा और जहां पे सडन फाइट, मतलब एकदम से दो बंदे खड़े हैं, कुछ उनके बीच में हुआ, सडन फाइट स्टार्ट हो गई, मतलब किसी का कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि उसको मारना है या नहीं मारना है, सडन फाइट स्टार्ट हुई, हीट ऑफ पैशन था, कोई क्रूअल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये ऐसे आ जाता है वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा, मर्डर में नहीं करेगा। सडन फाइट होनी चाहिए, सडन फाइट हीट ऑफ पैशन में होना चाहिए, विदाउट मेडिटेशन होना चाहिए। फिफ्थ एक्सेप्शन ये बोलता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन अ पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड इज अबव 18, अबव 18 में है और उसकी कंसेंट उसने दे दी है कि मुझे मार दो, ठीक है, मुझे मार दो, और अबव 18 है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। लेकिन जो इलस्ट्रेशन जो अकॉर्डिंगली दिया है वो निगेटिव में दिया, निगेटिव इन द सेंस अपोजिट दिया है। यहाँ पे दिया गया कि बच्चा जो था वो 18 ईयर से कम था, 18 ईयर से कम था, तो वो ए ए हैज देयरफॉर अबेटेड मर्डर। एक मिनट, ए बाय इंस्टिगेशन, हाँ, तो इसमें ये बोल रहा है कि ए जो है इंस्टिगेट करता है वॉलंटरली कॉज टू जो 18 ईयर से कम है कि कमिट सुसाइड कर लो, तो यहाँ पे जो ए बंदा है वो अबेटेड मर्डर के लिए हो जाएगा। ठीक है, इतना मर्डर में समझ में आया, पूरा हो गया ये, इसके आगे अभी। हेलो, हाँ सर। ठीक है, अब 301 ये सेक्शन याद कर सकते हो एक बार, 301 याद करना, और इसमें ये याद करना कि इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ये लिख सकते हो अगर पॉइंट लिखना हो।
ये सेक्शन 301 है, इसको ही ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस ये क्या होता है, मतलब किसी बंदे को पर्टिकुलरली इंटेंशन है किसी को मारने की, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मारता है उसके उसके वो हट जाता है, दूसरा बंदा मर जाता है, तो ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस हुआ, मतलब दूसरा बंदा मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा वो पर्सन, ये याद रखना। यहाँ मतलब अगर पास्ट ईयर शायद 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया था ट्रांसफर ऑफ मैलिस पे, 301 दिया था और ट्रांसफर ऑफ मैलिस का क्वेश्चन था। और इसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव, लिख सकते हो, ठीक है। हेलो, हाँ भैया। ये 302 का भी सेक्शन थोड़ा सा याद कर सकते हो, ये पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए बोलता है। पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर दोनों के लिए फाइन हो सकते हैं, मतलब फाइन के लिए भी और पनिशमेंट के लिए भी। ओके भैया। एक मिनट, सॉरी, पनिशमेंट फॉर आइदर फॉर डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन, ठीक है। फिर कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट, ये 30, इसका भी सेक्शन एक बार याद कर सकते हो। डाउरी डेथ का भी, डाउरी डेथ में क्या याद करना है, डाउरी डेथ में ये याद करना है कि विद इन 7 ईयर डेथ होनी चाहिए। ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कितना ईयर होना चाहिए, मतलब अगर वाइफ है विद इन 7 ईयर मैरिज का हुआ है, उस बीच में वो मर जाती है, उस मतलब डाउरी डेथ की वजह से या फिर कुछ भी क्रुएल्टी या हरेसमेंट की वजह से, हस्बैंड या उसके रिलेटिव, तो वहां पे जो है वो डाउरी डेथ का केस बनेगा। 309 सेक्शन याद करना है, इसमें 2 केस लॉ है, उसका नाम याद कर लेना। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बात करता है। एक तो देखो, भैया चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें बोला गया था राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, ठीक है। ये एक बार याद कर लेना कि पी रत्नम ने, अभी चैट बॉक्स में कोई लिख रहा है, मतलब सुब्रत लिख रहा है। सौरभ इसमें ना डिपेंड कुछ ऐड करना चाहेगा, 5 मिनट अगर दो टाइम तो। ठीक है ठीक है ठीक है। 309 की तुम लोग चाहो तो क्रोनोलॉजी एक बार लिख लो, क्या क्या डेवलपमेंट इसमें हुए थे। तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा ऑडिबल है, आवाज आ रही? जी भैया। ठीक, कंटिन्यू कर। ओके ओके ओके। हाँ, तो इसकी क्रोनोलॉजी एक बार तुम लोग नोट डाउन कर लो। जैसे कि सबसे पहले पी राथीनाम केस आया था, पी राथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कोर्ट ने कंसिडर किया था कि 309 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। फिर उसके बाद जो पी रथीनाम की बेंच थी वो 2 जजेस बेंच थी। उसके बाद ये सेम केस दोबारा से कंसिडरेशन के लिए आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1995 में, जहां तक है एक बार डेट चेकआउट कर लेना। तो उसमें ज्ञान कौर केस का नाम कौन सा केस? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने कंसिडर किया था कि दैट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Okay. On the basis that there's a discretion for the court to give punishment or not, इस वजह से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि 309 के अगर आप वर्डिंग देखेंगे, whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may, so the word here used is may implies discretion of the court, so which may extend to 1 year or with fine or with both.
So it is the discretion of the court. So Gyankor considered that the discretion is reasonable and it is not violating Article 14 and Article 21. ठीक है. उसके बाद फिर एक और डेवलपमेंट हुई थी, वो हुई थी अरुणा शानवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में. उसमें कोर्ट ने कंसिडर किया था कि इंडिया में पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट. ये केस इंपॉर्टेंट है, पैसिव यूथनेशिया से भी रिलेटेड है, तो इसको नोट डाउन कर लो एक बार. अरुणा शानवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011. फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है इसी से रिलेटेड, वो हुई है 2018 में. कॉमन कॉज पैसिव यूथनेशिया इज पैसिव, रिपीट योर सेंटेंस. ये अरुणा शामवाग वाला केस में क्या बोला गया था? पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट. हाँ ठीक है. And precisely in the case of mental prolonged disabilities. Okay. And in the another case of common cause, a registered society versus Union of India, the court allowed that every citizen has a right to give their living will. Living will का मतलब है कि वो बता सकते हैं कि जब उन्हें कोई बीमारी हो जाए या फिर वो किसी कोमा में आ जाए या फिर मेंटली डेड हो जाए, तो उनको कब तक कंटिन्यू करनी है दवाई के साथ या नहीं करना है, वो अपनी लिविंग विल में लिख देते हैं. तो इसे कोर्ट ने अलाउ कर दिया था. कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में. ओके. और उसके बाद 2017 में एक एक्ट पास हुआ है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसका सेक्शन 115 which says that whoever भैया धीरे धीरे बोलो, लिखा नहीं जा रहा. ओके आराम से. ओके. कहाँ तक लिख लिया है? छोड़ के लिखा है. तो 2017 में क्या हुआ? 2017 में एक लेजिस्लेशन आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसका सेक्शन 115, उसमें एक नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है, जिसकी वजह से ये जो सेक्शन है 309, ये इस टाइम रिडंडेंट हो चुका है. मतलब इसका कोई मतलब नहीं है इस समय सेक्शन का, नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज की वजह से. तुम बस इतना लिख लो कि सेक्शन 115 उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसे रिहेबिलिटेटिंग सेंटर में भेजा जाए, ना कि उसे पनिशमेंट दी जाए. बस अभी तुम्हारे लिए इतना मतलब का काम है. ये सारे केसेस याद रखना है, 3-4 केसेस, और सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर 2017. सबसे पहले रतीनाम, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर ज्ञान कौर, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर अरुणा शानबाग, उसमें पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था, और फिर उसके बाद कॉमन कॉज, उसमें लिविंग विल को अलाउ कर दिया था. सौरभ आगे कंटिन्यू करो फिर नेक्स्ट सेक्शन. देखो ये भैया ने जो बताया ठीक है, समझ. सौरभ एक बार नेटवर्क चेक करो, आवाज नहीं आ रही शायद. अभी नेटवर्क हाँ अब सही है, सही है. सही है सौरभ, आप कंटिन्यू करो. चलिए ठीक है. उसके बाद सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है. ये 319 हर्ट के बारे में बात करता है. ठीक है. हर्ट के बारे में, हर्ट जो है इसमें 3 चीजें हैं कि causes bodily injury, disease और to any person is said to be cause hurt. ठीक है, ये डेफिनेशन है, एक बार देख लेना. बाकी फिर उसके बाद ग्रीवियस हर्ट आता है. ग्रीवियस हर्ट 3020 में आता है. ग्रीवियस हर्ट में 8 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. 8 कंडीशन में से मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल सारी नहीं, मतलब जो भी इसमें से कोई भी एक हो जाएगा तो वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा. इमस्कुलेशन जो होता है फर्स्ट कंडीशन है कि अगर इमस्कुलेशन हो गया तो वो ग्रीवियस हर्ट कंडीशन में आ जाएगा. दूसरा है परमानेंट
परमानेंट प्रिवेशन ऑफ कोई भी आई साइट, उसकी उसकी जो आंख थी मतलब उसकी आंख फोड़ दी या फिर इस टाइप में। उसका थर्ड कंडीशन है कि क्या ऋतिक प्लीज। मींस मतलब जो ऋतिक सेक्सुअल पार्ट है। was not properly audible, please mute yourself. हेलो, Like if you have any question, please write down in chat box. जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मतलब थर्ड बोलता है कि किसी का ईयर मतलब किसी को मार दिया तो उसके ईयर मतलब बहरा या फिर इस टाइप में हो गया, उसके ईयर प्रॉब्लम हो गई। फोर्थ पार्ट बोलता है कि कोई ज्वाइंट या फिर उसका कोई भी ज्वाइंट को अलग अलग या फिर तोड़ देना या फिर इस टाइप में, ठीक है। जो फिफ्थ वाला बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ और द परमानेंट इम्पेयर ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ ज्वाइंट। सिक्स वाला बोलता है कि डिसफिगर ऑफ हेड, किसी को मारा उसकी खोपड़ी फोड़ दी या फिर फेस से मार दिया इस टाइप में, ठीक है। सेवंथ बोलता है कि बोन या फिर टूथ दांत तोड़ दिए इस टाइप में। एंड एथ वन इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ये है कि कोई भी हर्ट किया है, ठीक है, और वो 20 डेज में ठीक नहीं होता है, 20 डेज में ठीक नहीं होता है तो वो ग्रीवियस हर्ट कंडीशन रहेगा। ये आठवीं चीजें समझ में आई। हेलो, हाँ भैया कोई यस बोल, सर, ठीक यस है। सर, आ गए। फिर इसके बाद दो कंडीशन 2013 में मतलब कह सकते हैं जोड़ी गई है। तो इसमें क्या है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, एसिड थ्रो कर देना, ठीक है, इस टाइप में, या फिर एसिड थ्रो करना या फिर अटेम्प्ट करना, ये दोनों 2013 में ऐड किए गए थे। तो इसका एक बार सेक्शन देख सकते हो, याद करना हो तो देख लेना एक बार, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। 2013 में ऐड हुआ था दोनों ये, ए एंड बी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एक सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं मतलब किसी को एक पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन से जाने नहीं देना, मतलब गुड बैड फेथ में जाने नहीं देना इस टाइप में। देखो, whomever voluntarily obstructs any person who has to prevent that person from proceeding in any direction in which a person has right to proceed, उसका राइट है प्रोसीड करने में लेकिन उसको उस डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा है, तो वहां पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। इसको इलस्ट्रेशन देखोगे तो इससे ज्यादा समझ में आएगा कि ए जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है अ पाथ अलोंग विथ जेड हैज राइट टू पास, उसका राइट था पास करने का लेकिन उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, उसका गुड फेथ भी नहीं है, बैड फेथ में कर रहा है, तो यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेना, चारों तरफ से, ये नहीं उसको मतलब कमरे में बंद कर देना, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। या फिर अब तुम्हें उसे ओपन एरिया में रखा है लेकिन उसकी तरफ चारों तरफ वो गनमैन लगा दिया कि जैसे ये बाहर निकले इसको शूट कर देना, तो ये जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाता है। इसके जो इलस्ट्रेशन जो फर्स्ट वाला है कि उसको वॉल स्पेस में लॉक कर दिया गया है, तो यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। जो दूसरा इलस्ट्रेशन बात करता है वो गनमैन के बारे में बात करता है कि उसको गनमैन के बारे में खड़ा कर दिया है, उसको जाने नहीं दे रहा है, तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, मतलब चारों तरफ से नहीं जाने दे रहा है। और जो रिस्ट्रेन है कि कोई एक डायरेक्शन से जिसका उसका राइट था लेकिन उस राइट में जाने नहीं दे रहा है इन बैड फेथ। दोनों चीजें समझ में आई। अच्छा, लास्ट वाले में फोर्सफुली होता है क्या? फोर्सफुली तो इसमें भी हो सकता है, मतलब रिस्ट्रेन में मतलब किसी को एक मिनट देखो, तुम्हारे लेवल पे तो इतना ही जानना है कि रिस्ट्रेन का समझो कि किसी एक डायरेक्शन, मान लो देखते किसी हुए किसी हाँ बताइए। ठीक है ना, कॉमन पार्लेंस में ये होता है कि किसी एक डायरेक्शन मतलब कोई एक रोड है, ठीक है, और तुम्हारे घर के साइड से होते हुए गुजरता है, वहां उसे रोकते हो, तो उस तरीके से इसको समझो, वे रोकना, वे रास्ते में रोकना, ठीक। फोर्सफुल एलिमेंट दोनों हो सकता है। कन्फाइनमेंट क्या हो गया, किसी को एक कमरे बंद किया, कई बार किडनैपिंग करते हैं ना, याद करो, तो ये भी सेक्शन वहाँ अट्रैक्ट होता है। किसी बच्चे को कमरा बंद किया, कभी किसी FIR कॉपी जाकर पढ़ना, 340 भी वहाँ लगा होगा उसमें, तो इस तरीके से समझो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और सेक्शन नंबर दोनों याद कर लेना, ठीक है, 339 और 340।
इस लेवल ठीक है, फिर उसके बाद हाँ बोलिए, उसके बाद 351 आता है। इसका सेक्शन एक बार याद कर सकते हो अगर देखना हो, ठीक है। ये असॉल्ट के बारे में बात करता है। असॉल्ट क्या होता है? whomever make any gesture or preparation intending or knowing it likely that such gesture or preparation will cause any person apprehension, उसके मन में फियर या डर इस टाइप में आ रहा है, मतलब कोई गेस्चर बना रहा है, जैसे तुम किसी बंदे के सामने फिस्ट दिखा रहे हो और से करो, तो ये उसके जो सामने बंदा होगा उसके मन में फियर टाइप में आ रहा है, तो ये असॉल्ट में आ जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखोगे, जैसे ए टेक्स एट जेड विद intending or knowing it to be likely that he may thereby cause jet to be believe that A is about to strike। तो इसमें जो है जैसे ही फिस्ट हिला रहा है तो उसको जो सामने वाला बंदा है उसके मन में एप्रीहेंशन आ रहा है, फियर आ रहा है, तो वहां पे असॉल्ट आ जाएगा। बी इलस्ट्रेशन क्या कहती है? किसी के पास मतलब ए के पास एक फ्यूरियस डॉग था, वो मतलब उसको बांध रखा था लेकिन वो अननोजल कर रहा है, उसे लूज कर रहा है, तो जो सामने है उसके मन में डर आ रहा है कि ये अपना डॉग को छोड़ रहा है, तो वहां पे भी असॉल्ट हो जाएगा। लेकिन सिंपल वर्ड यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेनेशन है, द मेयर वर्ड डज नॉट डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। ठीक है, जो मेयर वर्ड अगर जैसे बोलेंगे तो वो असॉल्ट में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है इलस्ट्रेशन सी की बात करते हैं, ए टेक्स अप अ स्टिक एंड से I will beat you here, दो द वर्ड यूज, जो वर्ड यूज किए गए हैं वो नहीं है अगर वहां पे, लेकिन मेयर गेस्चर जैसे वो स्टिक हिला के उसे दिखाने लगा, वहां पे असॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये असॉल्ट समझ में आया? जी भैया। अगर कोई दिक्कत हो बोल सकते हो, कहीं पे भी कोई भी ना समझ में आया हो। नो सर। देखो ये जो है 2013 में एड अप किए गए थे, ए बी सी डी, तो इसमें से सी और डी ज्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट है, डी जहां तक पूछा भी गया है शायद बीएचयू में या फिर ड्यू में, ये या नहीं है, लेकिन चारों एक बार देख लेना। तो चारों में ये क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में मतलब कोई भी फिजिकल कांटेक्ट या एडवांस इन्वॉल्व अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर करता है, या फिर डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, या फिर शोइंग पोर्नोग्राफी करता है किसी वुमन को अगेंस्ट हर विल, और मेकिंग अ सेक्सुअल कलर, तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट में ही आ जाता है, ये पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट किस लिए बात करता है कि किसी वुमन की assault or using a criminal force to woman with intent to disrobe, ये बी पार्ट में है। ठीक है, सी पार्ट जो बात करता है मतलब कोई मैन है वुमेन की फोटो खींचता है या फिर उसे देखता है, जहां पे मतलब प्राइवेट एक्ट में वो इंडल्ज है, अपना प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज है, और वहां पे मतलब सिर्फ प्राइवेट उसकी विदाउट परमिशन अगर देखोगे तो ये इसमें सी वाले में ऑफेंस में आ जाएगा। देखते हो या फिर फोटो कैप्चर करते हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रायल रूम है, वहां पे प्राइवेट एक्ट है, प्राइवेट एक्ट मतलब कुछ भी, तो वहां पे अगर वॉच या फिर कैप्चर फोटो करते हैं तो वो सी पार्ट में आ जाएगा 350 वो। ठीक है, फिर स्टॉकिंग सिंपल वर्ड में मतलब पीछा करना या फिर इस टाइप में उसको, जैसे इंटरनेट पे एफबी पे इसको इंटरनेट पे या फिर मेल पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से करना, या फिर follow a woman follow a woman and contact or attempt to contact such a woman। 1 minute। ठीक है, रिपीटेडली उसका क्लियर इंडिकेशन है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले बंदे पे, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा है बार बार, तो वो स्टॉकिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये चारों के सेक्शन में एक बार याद कर लेना, मतलब डी वाला स्टॉकिंग पूछा गया है, तो चारों एक बार देख सकते हो। फिर उसके बाद किडनैपिंग आता है। किडनैपिंग के सेक्शन में याद करने, बस किडनैपिंग दो टाइप की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की नॉर्मल पर्सन को विदाउट एनी convey any person beyond the limits of India without the consent of that person,
और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट, उसके बिहाफ पे कोई कंसेंट देने वाला है या फिर पर्सन की विदाउट कंसेंट को उसको इंडिया से बाहर भेज देते हैं। एक मिनट रुको। ठीक है, विदाउट मतलब जो पर्सन उसको ऑथराइज करता है, मतलब जैसे गार्जियन होंगे, कोई माइनर है तो उसके गार्जियन की कंसेंट, तो बिना उसको बियॉन्ड द इंडिया ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाएगी। ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। अब देखो यहाँ पे जो मेल 16 ईयर से कम होना चाहिए, फीमेल है वो 18 ईयर से कम होनी चाहिए, या फिर एनी पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड किसी भी एज का हो सकता है। ठीक है, उसको आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन। ठीक है, एंड सच अ माइनर और अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, उसको ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज देख लेना कि लॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन अलग होते हैं। लीगल गार्जियन मतलब यही जैसे पेरेंट्स जो भी हो गए, मतलब मदर फादर, ये सब। लॉफुल गार्जियन जो होते हैं, जो एनी पर्सन हु इज लॉफुली इंटरेस्टेड फॉर द केयर एंड कस्टडी। इसमें जैसे केयर एंड कस्टडी लॉफुल गार्जियन में टीचर भी हो सकता है, उसको स्कूल में छोड़ा है तो वो लॉफुल गार्जियन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में लॉफुल गार्जियन होते हैं। अबडक्शन, अबडक्शन किस लिए बात करता है? हुमेवर फोर्सफुली, इसमें जो है एज बैरियर नहीं है, इसमें एज बैरियर नहीं है इसमें। मतलब समझ सकते हो कि किसी का लॉफुल गार्जियन नहीं है, माइनर है, ऑफनेज है, ठीक है, वो रोड पे रहता है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो वो उसकी कंडीशन क्या आ जाएगी? वो अबडक्शन में आ जाएगा। फोर्सफुली कंपेल करके उसको डिसीटफुल, बाय डिसीटफुल मीन इंड्यूस एनी पर्सन टू फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं, वो अबडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज समझ में आई? हेलो। एक क्वेश्चन है चैट चैट बॉक्स में, लीगल गार्जियन, तो लीगल गार्जियन तुम्हारे नेचुरल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के पास इंटरेस्ट किया गया हो। जैसे मान लो दिल्ली में हो, आपके यहाँ कोई गार्जियन हो, तो वो भी आपका लॉफुल गार्जियन है। ठीक है, तो केवल नेचुरल पेरेंट्स नहीं, कोई भी हो सकता है जिसको इंटरेस्ट किया हो पेरेंट्स के ऊपर। किसी ने भैया एक मिनट देखिएगा, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक ठीक। संजीत कुमार हैज रेज्ड हैंड, पूछो। गलती से हो गया क्या संजीत? फिर वेट करो आप लोग, ये चीज क्लास को यहीं तक एंड कर दे आप, ये लंबा हो गया 82 काफी। बता दीजिए। हाँ 82, सेक्शन 82। 82। सेक्शन 80 एक्सीडेंट है, आपने बताया था, और 82 भैया डॉली इनकैपेक्स है मुझे लग रहा है। सर वो तो पता है कि 7 ईयर से अगर जो कोई बच्चा कम का है, तो अगर जो कोई भी मतलब ऑफेंस करता है तो मतलब वो लायबल नहीं होगा उसके लिए। क्या पूछ रहे हो अभी? सर 82 के मतलब उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आज हम वो क्विज सॉल्व कर रहे थे, उसमें 82 से बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हम केवल यही जानते थे, केवल एक ही, कि 7 साल से कम का बच्चा कोई ऑफेंस करेगा तो वो मतलब लायबल नहीं होगा। क्वेश्चन डीयू के प्रोस्पेक्टिव से ही सॉल्व करना। यस यस सर। हेलो। हेलो हाँ सौरभ, हाँ आज हाँ, कहाँ तक पढ़ा है अपने को? ये वाला चैप्टर पूरा करा देते, रेप बचा है बस, रेप और अननेचुरल, या फिर बताइए कल कराएं? कल जैसे ज्यादा हो गया होगा इन लोग को, इनसे पूछ लेते हैं। थक गए होगा आप लोग, कंटिन्यू करें? ये कंटिन्यू करो, फिनिश कर दो उसको आप। ठीक है सौरभ, फिर करो।
देखो सेक्सुअल ऑफेंस, हेलो, सेक्सुअल ऑफेंस रेप जो है 375 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड देखोगे कि मैन कैन कमिट रेप, वुमेन नहीं कर सकती है, मैन कर सकता है। तो इसमें जो ये 4 कंडीशन है वो एक्टसरिया है, एक्ट्स है पर्सन के, मतलब जो मैन के एक्ट्स है कि कोई पेनिट्रेट स्पेनिश करता है, अभी मतलब डिटेल में जाने नहीं है, इंसर्ट करता है, या फिर मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द वुमेन, ठीक है, या फिर अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना, यूट्रस और एनस ऑफ द वुमेन, ठीक है। फिर इसमें इसमें 7 कंडीशन दी गई है कि इन कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन की अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल, 1 मिनट, अगेंस्ट हर विल, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट सेकंड कंडीशन है कि उसका थर्ड वाला बोलता है कि उसकी कंसेंट है, लेकिन जो उसकी कंसेंट ली गई है वो फियर और डेथ में ली गई है, मतलब उसको डरा धमका के ली गई है। फोर्थ वाला बोलता है कि उसकी कंसेंट ली गई है, लेकिन ये जो है फोर्थ पार्ट वो पहले काम आता था, अब मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव बोल सकते हैं उसको, इस टाइम नहीं काम करता है, क्योंकि अब तो मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ है पहले ही देख लेते हैं कि कौन वाइफ है, ये पहले मतलब पता ही नहीं चलता था कि कौन हस्बैंड है, तो फोर्थ वाला रेट्रोस्पेक्टिव टाइप में है। फिफ्थ वाला बोलता है कि विद हर कंसेंट, जो कंसेंट उसकी ली गई है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर उसको कुछ मिला के मतलब मिला के पिला दिया है, जिससे वो उसको जो अंडरस्टैंडिंग और नेचर है कॉन्सिक्वेंसेज वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम कंसेंट ली गई है। 6 वाला इंपॉर्टेंट है, 6 वाला है कि विद और विदाउट हर कंसेंट, अगर वो अंडर 18 है, अगर उसकी कंसेंट भी है या फिर विदाउट कंसेंट है, अंडर 18 है, तो वहां पे जो है रेप ही होगा। 7th वाला कि वो अनेबल टू कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम लिया गया है, तो वो भी रेप में होगा। बाकी ये इसमें ज्यादा कोई काम का नहीं है, बस एक्सेप्शन 2 देख लेना। एक्सेप्शन 2 जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15, ठीक है, इज नॉट रेप। लेकिन ये 2017 में एक जजमेंट आया था, लिख लेना, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का है, ठीक है। तो इसमें जो अंडर 15 है इसको बढ़ा के 18 कर दिया गया है कि अगर 18 से कम वाइफ हुई तो वो भी रेप में आएगा। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। हेलो, ऑडिबल हो सर, कंटिन्यू करो। पनिशमेंट फॉर रेप, ये एक बार खुद पढ़ लेना, काम मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार एक मिनट। ये एक बार थोड़े थोड़े मतलब एक बार देख लेना, कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बस रेप की डेफिनेशन एक बार देख लेना, ठीक है। फिर अननेचुरल लस्ट का है, ये अननेचुरल लस्ट का इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक केस लॉ आया था, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें नवतेज सिंह जोहर, हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या ऋतिक कुछ बोलना चाहते हो, चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है, अच्छी बात है। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, और वो केस लॉ याद रखना कि उसके लिए, ठीक है, नवतेज सिंह जोहर। तो यही तक रखते हैं, अगला कल करा दूंगा। और बाकी एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ये रेप वाले यहाँ प्रोविजंस हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो केवल विमेंस को अवेलेबल है, पर अब आप शायद जानते हो तो खुद ही बता दो कि माइनर जैसे मेल 18 प्लस के लिए तो कोई नहीं है प्रोविजन एज सच डायरेक्टली, पर डायरेक्टली ऐसा प्रोविजन है स्पेशल लेजिस्लेशन में, उसका नाम बताओ। क्या माइनर मतलब मेल भी हो, उसके लिए भी प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट भी अगर सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंस हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्रोविजंस है। कौन सा एक्ट है, कोई बताएगा?
एनीवन? बॉक्सो है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, अब सेक्शन नंबर कौन सा है ये देख के आप ग्रुप में शेयर कर देना सबके लिए। 7। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ किसी को डाउट होगा ग्रुप में लिख देना। बाकी और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है अभी। हाँ, सौरभ से पूछ लो कुछ दिक्कत। सर एक बार वो थैंक यू सो मच भैया। क्या? हेलो सर, एक बार ना वो जो 4th वाला पॉइंट था वो एक बार बता दीजिए, वो जो शायद रेट्रोस्पेक्टिव में हो गया, वो एडल्ट्री वाला केस है क्या? एडल्ट्री वाला तो वो जोसेफ साइन है 2018 नहीं, का। जो अभी जो 4th वाला था जो आप कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, वो क्या था फिर? वो फोर्थ वाला मैं ये बता रहा था कि फोर्थ, एक मिनट फोर्थ ये बता रहा था कि इसमें लिखा गया है कि विद हर कंसेंट व्हेन द पर्सन नोज दैट ही इज नॉट हस्बैंड। लेकिन आजकल का कल्चर क्या है कि पहले ही देख लेते हैं कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, तो ये ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके ओके तो ये मैं बता रहा था। ये पहले शादी कैसे होता था, आज ना समझ गया सब समझ कुछ है। गया। पहले क्या होता था कि शायद 2 दिन बाद चेहरा देखते थे, तो उसके लिए था प्रोविजन। इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे तो ऊपर ही कवर हो जाएंगे अगर रेप होगा तो, लेकिन ये उसके लिए था। बाकी इसमें 6 वाला देख लेना और ये एक्सप्लेनेशन का केस लॉ देख लेना। वो सॉरी, एक्सेप्शन 2 का वो जो केस बताया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें 18 हो गया, ये 15 लिखा है, यहाँ पे 18 सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। सौरभ ये पीडीएफ शेयर कर देना जो हाईलाइट किया, कोई मांग रहा है। ये मैंने कर रखी है। ठीक। सर कहाँ पे करी है आपने? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक भेजा तो था, उससे देखा या फिर कर दूंगा अभी। एक बार दोबारा शेयर कर देना टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, थैंक यू भैया। वेलकम। थैंक यू भैया। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ लेना। सर टेलीग्राम का यही डाल दो मैसेज में, चैट सौरभ बॉक्स पहली में। क्लास तुम्हारी बहुत बेहतरीन थी। आप लोग की वजह से, मतलब पहले शुरुआत में। नहीं, पहली क्लास थी भाई, बहुत सही बेहतरीन थी, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू कई लोगों से मैंने पूछा, मैंने 5 लोग से 5वें में तुम पहले हो जिसने हाँ कहा था। वो बड़ी बात थी, तुमने लिया, इतने लोग फेस किया, ये बहुत बड़ी बात होती है, और तुमने बहुत अच्छा भी किया। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।